नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। आज लोकसभा में भी वंदे मातरम बिल पास हो गया, यानी अब देश भर में वंदे मातरम का अपमान करना अपराध माना जाएगा। कुल मिलाकर बात अब पेपर लीक से आगे बढ़ चुकी है। एक एक कर मोदी सरकार अपने तय लक्ष्यों पर आगे बढ़ रही है। लेकिन इधर एक कांड और हो गया। भारतीय हॉकी टीम के जर्सी के रंग बदले जाने को लेकर प्रियंका वाड्रा ने आरएसएस को निशाने पर लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह वाकई विपक्ष की भगवा से चिढ़ है? आखिर हॉकी टीम की भगवा जर्सी पर इतना सियासी बवाल क्यों मच गया और हॉकी इंडिया ने भगवा जर्सी के पीछे तर्क क्या दिया? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ऑरेंज कलर हमारे जो देश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में एक कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? एक होता है वाद, दूसरा होता है विवाद। विपक्ष एक नए विवाद में अटका है। अब निशाने पर है भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का बदला हुआ रंग। भगवा रंग जो ब्लू से अब भगवा हो गया है। भगवा रंग तो फिलहाल विपक्षी नेताओं को बहुत तंग कर रहा है। विपक्ष ने देश के हॉकी खिलाड़ियों की जर्सी के नए रंग में धर्म का राग खोज निकाला है। अलाप तेज है। कोई कह रहा है कि भगवा जर्सी से खेलों को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि नई जर्सी बीजेपी की मानसिकता का नतीजा है। क्या विपक्ष को दिक्कत इसलिए भगवा रंग से है क्योंकि धर्म के नजरिए से ये रंग हिंदुत्व से जुड़ता है? जैसे इस्लाम से जुड़ा रंग है हरा और सफेद, आमतौर पर ईसाई धर्म से जोड़कर देखा जाता है। कुल मिलाकर विपक्ष ने हॉकी टीम की जर्सी के रंग में भी मजहबी एंगल खोज निकाला है। इतना ही नहीं, भगवा रंग में धर्म और धर्म से संघ को जोड़कर एक अलग ही फॉर्मूला खोज निकाला गया है। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकते। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं। अब रंग में भी घृणा के भाव खोज लेने की काबिलियत कांग्रेसी नेताओं की ही हो सकती है। कुछ लोग तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी नेता क्या तब भी इतने ही आक्रोशित होते जब हॉकी खिलाड़ियों की जर्सी का रंग भगवा के बजाय हरा कर दिया गया होता? आखिर विपक्षी नेताओं को भगवा जर्सी से दिक्कत क्यों है? खिलाड़ियों की जर्सी को धर्म से कौन जोड़ रहा है? क्या विपक्ष की रणनीति हर बात पर विवाद खड़ा करने की है? हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। ध्यान रखिए, धर्म से मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, गिरजाघर में चले जाएं, 100 रुपए चढ़ा दें और कहें भगवान मेरी सेंचुरी बनवा दो, कल तो नहीं बनती, अपने कर्म से बनती है। इसलिए कपड़ों से नहीं होता, आपके खेल की दक्षता क्या है उससे होता है। कीर्ति आजाद एक क्रिकेट वेटरन है। खुद कह रहे हैं कि रंग से नहीं, बात परफॉर्मेंस की होती है। लेकिन फिर भगवा रंग से उन्हें दिक्कत हो जाती है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी तुष्टीकरण वाली राजनीति को भगवा विरोध सूट करता है? ये सवाल तो पूछा जा ही सकता है। लेकिन बात जब भगवा या केसरिया रंग की जर्सी को लेकर आपत्ति की ही चली है, तो इस रंग के अर्थ को भी समझना तो बनता है। भगवा रंग हिंदू, बौद्ध और सिख परंपराओं में अहम माना जाता है। तिरंगे में भगवा या केसरिया साहस, त्याग और जीत का प्रतीक है।
इनकी मानसिकता जो है वो हर चीज़ को एक कलर देने की है, वो है सैफरन कलर। इससे क्या होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि जो हमारे मानसिकता है इससे बीजेपी की बड़ी क्लियर कट जो है वो दिखाई देती है। बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम स्पोर्ट्स को तो छोड़ दो, स्पोर्ट्स का कोई धर्म जात या पार्टी नहीं होती। स्पोर्ट्स तो एक मेरा ख्याल है कि ब्रदरहुड का मैसेज रादर की पूरी दुनिया में देती है। प्रगट सिंह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं और फिलहाल कांग्रेस के नेता हैं। सवाल यह है कि आखिर भगवा रंग से इतनी मिर्ची कथित सेकुलर दलों और उनके नेताओं को क्यों लगती है, या फिर जानबूझकर भगवा रंग को तूल दिया जाता रहा है? क्योंकि 2019 में जब भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का रंग इंग्लैंड के साथ होने वाले एक मैच के दौरान भगवा हुआ था, तब भी विपक्षी नेताओं ने खूब वितंडा खड़ा किया था। आज जो भगवा कलर टीम को दिया जा रहा है, मोदी जी, इस देश के झंडे का कलर देने वाला कोई और नहीं था, मुसलमान था जिसने इस देश के झंडे का कलर दिया। अगर आपको टीम को कोई कलर देना है तो इस देश के झंडे का कलर देंगे तो मैं समझूंगा ठीक है, लेकिन हर चीज़ को आप भगवा रंग से रंगेंगे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश में। जनता को इसका विरोध करना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम की जिस भगवा जर्सी पर विपक्षी नेताओं ने तब भगवा राजनीति के आरोप सरकार पर लगा दिए थे, वो जर्सी वास्तव में सिर्फ एक अवे जर्सी थी, क्योंकि तब इंग्लैंड और भारतीय टीम दोनों की जर्सी का रंग ब्लू था और आईसीसी के नियमों के अनुसार दोनों टीमों की जर्सी का रंग बहुत मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, इसलिए रंग बदला गया था। तो फिर रंग में धर्म किसने खोजा और क्यों? क्या ये समझना मुश्किल है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वोट बैंक को दिखाना था कि विपक्ष को भगवा कबूल नहीं? भगवा रंग से आखिर विपक्षी नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? वहीं हॉकी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान वीरेन रास्किना ने भी जर्सी के रंग में हुए बदलाव पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीला रंग रही है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं। नारंगी रंग का क्या लॉजिक है? तो फिलहाल लॉजिक हॉकी इंडिया की तरफ से आया है कि भगवा कलर को ही क्यों चुना गया। दरअसल हॉकी इंडिया की तरफ से बताया गया कि जर्सी का रंग बदलना खेल की तकनीकी जरूरत थी। इंटरनेशनल गेम्स में सिंथेटिक टर्फ का रंग नीला होता है, जर्सी के साथ टर्फ का रंग मिल जाने से दिक्कत होती है। जर्सी के लिए केसरिया और पीले रंग का विकल्प था। कोच और खिलाड़ियों ने केसरिया रंग का सुझाव दिया। हॉकी इंडिया ने तिरंगे में मौजूद रंग केसरिया को चुना। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जब हॉकी टीम के जर्सी के रंग को बदला गया है। 2014 में टीम हल्के पीले रंग की जर्सी में खेली थी, तो वहीं 2018 में हॉकी टीम ने स्काई ब्लू रंग के साथ खेला था। तो फिर आज केसरिया रंग को लेकर आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हमारे कोचेस, सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयरों की तरफ से, कैप्टन्स, उनकी तरफ से सजेशन आया था कि ग्राउंड भी जो हॉकी टर्फ फील्ड भी है वो भी ब्लू है और जो प्लेइंग किट है खिलाड़ियों का वो भी ब्लू है। कहीं ना कहीं टेक्निकली कहीं ना जब खेल रहे हैं उस दौरान कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए उनका सजेशन आया था कि 2 कलर के लिए आया था, एक येलो कलर, दूसरा ऑरेंज कलर के लिए। और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो देश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में 1 कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। तो संसद के बाहर उठे हॉकी टीम की भगवा जर्सी पर विवाद के बीच संसद के भीतर एक और ऐतिहासिक बिल पास हुआ। ये था वंदे मातरम बिल। बुधवार को ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका था। गुरुवार को विपक्षी शोर शराबे हंगामे के बीच वंदे मातरम बिल लोकसभा में भी पास हो गया। वंदे मातरम बिल के कानून बनने के बाद अब राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान, जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। नए कानून के लागू होने से वंदे मातरम का अपमान करना अपराध
माना जाएगा। यानी एंटी पेपर लीक बिल से लेकर वंदे मातरम बिल तक बात अब आगे बढ़ चुकी है, जबकि विपक्ष बस लकीर पीटने में ही व्यस्त है। बहरहाल ये बात साफ हो चुकी है कि राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक डोर और देश के युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार मजबूत कदम उठाएगी, सदन के भीतर भी और बाहर भी। संदेश साफ है कि पेपर लीक से लेकर वंदे मातरम तक के अपमान पर सरकार का रुख क्रिस्टल क्लियर है। रही बात हॉकी टीम को मिली नई भगवा जर्सी की, तो उसका लॉजिक भी हॉकी इंडिया ने दे ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शहर के 2 जजों के सरकारी बंगले, गीता भवन, स्कूल, कॉलेज और मंदिरों तक को वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज कर दिया गया। मामला जाहिर सी बात है अदालत तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब सरकार, नगर निगम और वक्फ बोर्ड आमने सामने है। लेकिन सवाल है कि सच्चाई क्या है? क्या वाकई जोधपुर में कुछ मंदिर, स्कूल से 2 जजों के बंगले वक्फ की प्रॉपर्टी है? पक्ष विपक्ष के दावों को तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ सामने रखती हमारे संवाददाता लखवीर सिंह की यह सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी। जोधपुर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के दावे को लेकर जोधपुर में विवाद गहरा गया है। अगर वक्फ संपत्ति है तो वक्फ संपत्ति किराया क्यों क्लेम कर रही है या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए यहाँ पे? पूरा जोधपुरी उनको मान लेना चाहिए। ये तो पूरे जोधपुरी में कल कह देंगे पूरा जोधपुरी हमारी है। जोधपुर राजस्थान का वो शहर जहां का जर्रा जर्रा राजपुताना शान की विरासत का गवाह है, जो दुनिया में नीली दीवारों और सुनहरी रेत से सजे इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसका दीदार करने पूरे साल दुनिया भर से लाखों सैलानी पहुंचते हैं। उसी जोधपुर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। क्या जोधपुर के मंदिर, स्कूल और जजों के बंगले वक्फ की प्रॉपर्टी हैं? क्या वक्फ के नाम पर जोधपुर में जमीन का बड़ा खेल खेला जा रहा है? क्या कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर करोड़ों की वसूली की जा रही है? जोधपुर की हवा में इन दिनों इसी तरह के सवाल तैर रहे हैं, और इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि जिस जमीन पर मंदिर है, स्कूल हैं, 2 जजों के सरकारी बंगले हैं, उसे भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। क्या वाकई ऐसा है? उन्हीं सवालों का जवाब जानने नवभारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची और पहली मंजिल थी जोधपुर का गीता भवन। दावा किया जा रहा है कि गीता भवन, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, सोहनलाल मणियार स्कूल, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्यायाधीश भवन सहित कई आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। ये मामला जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नगर निगम के नाम से दर्ज हैं। गीता भवन मंदिर भी उसी प्रॉपर्टी में शामिल है, जिसे उम्मीद पोर्टल पर वक्फ के नाम पर दर्ज किया गया है। लिहाजा गीता भवन का पक्ष जानना भी जरूरी था। कम से कम 80 साल हो गए होंगे इसको मंदिर को बने हुए, और 1965 के गजट में ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने इसको गीता प्रचार मंडल के नाम से इशू कर रखी है। इनके लिए ये बहुत भारी पड़ेगा इस तरह का काम करना, और ये मंदिरों को और जजों के बंगलों को और ये अपने वक्फ बोर्ड के उसमें ले लेना। इनको लगता है कि जैसे कोई दूसरा देखने वाला है ही नहीं। मामला जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है। इनमें 2 जजों के सरकारी बंगले, गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, 4 मंदिर समेत रिहायशी और कमर्शियल इलाके शामिल हैं। खास बात यह है कि खसरा नंबर 482 में कब्रिस्तान है। आरोप है कि कब्रिस्तान की आड़ में पूरी जमीन पर वक्फ का दावा किया जा रहा है। ये जितना भी यहाँ पर जो पूरा इलाका है, जहाँ पर जी नगर समाज का न्याती भवन, मंदिर भी शामिल है, इन पूरी जगह को वक्फ संपत्ति मानकर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है, जबकि यहाँ पर तमाम जो पट्टे हैं वो जारी किए गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर लंबे समय से रहते भी हैं। ये शिवांची गेट का इलाका है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के बाहर ये
पूरी अगर आप ये सड़क देखें तो तमाम लोगों की रिहाइश है। कुछ लोगों को यहाँ पर पट्टे दिए हुए हैं, तमाम लोग सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो वहीं एक तबके का ये भी कहना है कि कब्रिस्तान की आड़ में यहाँ पर कब्जे भी किए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये काफी पॉश इलाका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये इलाका 250 साल पहले बसा था, लेकिन वक्फ इसे कब्रिस्तान की जमीन क्लेम कर रहा है। हम इतने साल से यहाँ बैठे हुए हैं, एजुकेशन में लेके बैठे हुए हैं। इतना बड़ा एजुकेशन संस्था है जहाँ 1500 बच्चियां पढ़ रही है और 65 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। 65 साल के बाद में उनकी नींद खुली है। तो ये तो बड़ा सोचते हैं और एज ए जॉक है ये मेरे हिसाब से, तो कि किसी ने ऐसी मजाक में ये कर दिया है, ऐसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। हम लोग बैठे हैं, हमारी जमीन है, हम यही रहेंगे। विवाद बढ़ने के बाद नगर निगम हरकत में आया और कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है उस पर नगर निगम का मालिकाना हक है। सूचना संज्ञान में आने के बाद हमने भी हमारी जांच इसमें चालू कर दी है और प्रथम दृष्टया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम की संपत्ति बताता है, तो इस संदर्भ में हमें कोई भी अभी तक इस तरह का नोटिस और कोई आपत्ति हमसे अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया। इसमें यथासंभव जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी है हम करेंगे। नगर निगम ने जो भी कहा वही बात जोधपुर एसडीएम ने भी कही। बोले कि जिन खसरों पर विवाद है उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड और मौके की जांच करवाई गई, जिससे साफ हो गया कि तीनों खसरों का मालिकाना हक नगर निगम के पास ही है। इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी देखा और मौके की जांच भी करवाई थी। इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में, पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये खसरा कब्रिस्तान है। वर्तमान के अंदर ये नगर निगम जोधपुर के नाम दर्ज है, तो अभी स्वामित्व नगर निगम का है। और मौके की जांच कराई थी। इन खसरों के अंदर दरअसल कब्रिस्तान भी है, आबादी भी है और कुछ खसरों के अंदर अन्य जो सामुदायिक भवन है वो भी है, स्कूल्स भी है। इधर राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इन दावों को पूरी तरह भ्रामक बताया है। बोर्ड का कहना है कि पूरे खसरे को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिर्फ वही हिस्सा दर्ज है जो पहले से वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। जिस खसरा नंबर 490 का जिक्र किया गया है उस खसरा नंबर 490 का कुल रकबा 58,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का है। वक्फ बोर्ड के द्वारा उम्मीद पोर्टल पर 58,000 स्क्वायर मीटर में से मात्र 1700 स्क्वायर मीटर के लगभग की भूमि, जिसमें मस्जिद मुबारक और दरगाह है, केवल उसे ही अपलोड किया गया है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो खबरें हैं वो बिल्कुल भ्रामक है। राजस्थान वक्फ बोर्ड से सीईओ सूफियान साहब ने कहा कि ये जमीन गजट और रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल है। ऐसे में पूरे खसरे को वक्फ संपत्ति बताना गलत है। खसरा नंबर 490 में सिर्फ मस्जिद और दरगाह वाली जगह ही पोर्टल में दर्ज हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नवभारत रिपोर्टर जब खसरा नंबर 490 पर पहुंचे तो क्या देखा, खुद देखिए। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा 490 खसरा नंबर है, जिसमें ये सोहनलाल मणियार गर्ल्स स्कूल से लेकर तमाम ये जो आप देख रहे हैं ये कमर्शियल प्रतिष्ठान आपको नजर आएंगे। पूरा पॉश इलाका है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी इस पूरे इलाके में मौजूद है। और सिर्फ एक जो है वो समुदाय विशेष का धार्मिक स्थल है। किसी भी प्रकार का कोई भी कब्रिस्तान यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बावजूद उसके पूरे 490 खसरा नंबर को वक्फ संपत्ति बताया गया है, जो कि वाकई में कई विवाद खड़े करने के लिए काफी। फिलहाल मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वक्फ मंत्रालय, जिला कलेक्टर और संबंधित विभागों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने से पहले राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी डिटेल रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी है, जिसमें कहा है कि जिन प्रॉपर्टीज को लेकर भ्रम फैलाया गया वे वास्तव में वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। बोर्ड का कहना है कि उम्मीद पोर्टल पर किसी भी मंदिर, गीता भवन, सरकारी स्कूल, कॉलेज या जजों के सरकारी बंगलों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। इसकी सूचना मिली और आरटीआई के आने के बाद तो हमारे जो जीएस और हमारे सीईओ और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा मैं नोटिस, उन्होंने कलेक्टर जोधपुर को कहा कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएं जिससे इसकी निष्पक्षता की जा सके। विवाद को लेकर अपनी अपनी दलीलें हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सभी पक्षों को निर्धारित वक्त में अपना पक्ष रखना है। इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन पूरे विवाद की एक तस्वीर बाकी है, जिसका नाम है जोधपुर का चांद शाह तकिया मार्केट। जोधपुर में इस पूरे विवाद की जगह अगर कोई है तो ये तकिया शाह मार्केट है, जहाँ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं ये तकिया शाह मार्केट का है, जहाँ पर सैकड़ों प्रतिष्ठान जो हैं वो मौजूद हैं। बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ से
सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व जो है वक्फ बोर्ड को जाता है, क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर कब्रिस्तान के रूप में इसको नामित करवाया गया। वक्फ संपत्ति कब्रिस्तान की है, जबकि यहाँ पर 1 मीटर भी हिस्सा कब्रिस्तान का नहीं है। यानी जिस जगह को कब्रिस्तान बताया गया है वहाँ बाजार और दुकानें हैं जहाँ सालाना करोड़ों रुपए की कमाई होती है। सवाल ये है कि ये कमाई किसके खाते में जाती है, इस पैसे का इस्तेमाल कौन करता है। जवाब जानने के लिए सुपर एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव ग्राउंड रिपोर्ट का अगला पार्ट देखना जरूरी है। जोधपुर से लखवीर सिंह शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और 15 किलो सोना। क्या आप यकीन करेंगे कि यह रकम एक मामूली से ड्राइवर के घर से बरामद हुई है? लेकिन यही सच है। वाकया पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का है, जहां पुलिस जब एक 2 मंजिला घर में दाखिल हुई तो नोटों का अंबार देखकर हैरान रहे। यह रकम किसकी है, कहां से आ गई, कैसे कमाई हुई, विस्तार से जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बक्से में नोट, टेबल पर नोट, अलमारी में नोट, बैग में नोट, यहां नोट, वहां नोट, हर जगह नोट ही नोट। टेबल पर करीने से सजाकर रखी गई नोटों की इन गड्डियों को गौर से देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि काली कमाई का ये वो खजाना है जिसे जिसने भी देखा हैरान रह गया। करोड़ों के नोटों की गड्डियों की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आई हैं, जहां छापे के दौरान बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी की गई है। वो भी किसी कारोबारी के ठिकाने से नहीं, बल्कि चंद बरस पहले तक बंगाल में रोडवेज की बस चलाने वाले ड्राइवर के घर से ये बरामदगी हुई है। रकम जानना चाहते हैं तो सुनिए। छापे के दौरान 35 बोरियों में भर कर रखा गया 28 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। 15 किलो सोना भी जब्त किया गया है, जिसकी मौजूदा कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और ये सब इस मामूली से दिखने वाले 2 मंजिला घर से बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों ने छापा मारा तो घर के भीतर का सीन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। कमरे में नोटों से भरी बोरियां और बेतहाशा सोना देख पुलिस वालों की आंखें भी चौंधिया गईं। नोट गिनने वाली 5 मशीनें मंगवाई गईं, लेकिन रकम इतनी ज्यादा थी कि मशीनें भी जवाब दे गईं। नोट गिनने की मशीन बीच में ही बंद हो गई। कई घंटों के बाद इस काले धन की गिनती की जा सकी। सवाल यह है कि करोड़ों की ये काली कमाई आखिर है किसकी? जिस शख्स के घर से करोड़ों का कैश मिला उसका नाम मीनार मंडल है, जो पहले बंगाल रोडवेज में बस ड्राइवर था। कुछ साल पहले वीआरएस लेकर स्टोन कारोबार से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मीनार मंडल वीरभूम के पत्थर कारोबारी टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की काली कमाई का मैनेजर था। बरामदगी के बाद से ही टुल्लू मंडल फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक डकैती के एक मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर देर रात मीनार मंडल के घर पर छापा मारा गया। तलाशी में 6 ट्रंकों और 2 अलमारियों से 28 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद किए गए। मीनार ने बरामद नकदी और सोने को टुल्लू मंडल के आपराधिक सिंडिकेट से जुड़ा बताया। Birbhum district police got a source information. The source information was appeared to be reasonably true that a huge amount of illegally amassed cash and gold which belonged to a syndicated organized group led by one Mohammad Najibuddin alias Tullu Mandal of Mohammad Bazar PS area has concealed at a place in a house. पुलिस टुल्लू मंडल के घर भी तलाशी लेने पहुंची थी, लेकिन वो फरार हो चुका था। टुल्लू मंडल पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर रह चुका है। टुल्लू का नाम करोड़ों रुपए के मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई जांच में सामने आया था। 2022 में कैटल स्मगलिंग केस में सीबीआई ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। अक्टूबर 2022 में बीरभूम पुलिस ने टुल्लू को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था। टुल्लू मंडल और मोहम्मद नजीबुद्दीन बीरभूम में पत्थरों के कारोबार से जुड़ा था।
पिछले कुछ साल के दौरान ही नजीबुद्दीन ने अपनी मिल्कियत कई गुना बढ़ा ली। 2024 में अपनी बेटी की आलीशान शादी करवाई थी। दावा किया जाता है कि इस शादी में करीब 100 करोड़ रुपए उड़ाए गए थे। शादी में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर्स भी शामिल हुए थे। फिलहाल मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल की काली कमाई की सल्तनत पर शिकंजा कस चुका है। पुलिस को शक है कि बरामद नकदी पत्थर खदानों से वसूले गए सरकारी रेवेन्यू का हिस्सा है, जिसे सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय हड़प लिया गया। और चलिए बात कुदरत के सितम का सामना कर रहे राज्य असम की करते हैं। असम में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद गंभीर है। शिवसागर और गोलाघाट इलाके में भयंकर तबाही मची है। बताया जा रहा है कि अब तक मृतकों की संख्या 70 के पार पहुंच गई। सबसे डरावनी बात तो यह है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं इसी बीच नवभारत की टीम असम के शिवसागर जिले पहुंची, जहां बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वहां जमीन तलाशना भी एक चुनौती बन गया, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब लोग पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि असल बर्बादी का हिसाब लगाया जा सके। लेकिन फिलहाल वहां पर हालात बेहद डरावने हैं। एक रिपोर्ट देखिए। असम के शिवसागर जिले में लोगों के सिर्फ घर और गृहस्थी नहीं बर्बाद हुए, बल्कि अगले कुछ महीनों तक खाने के लिए जो वो फसल उगाते हैं वो भी उनके बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर दरअसल चावल की खेती लोग करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये पेड़ देखिए, पेड़ में किस ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ये पेड़ दरअसल ये खेत के अंदर के हिस्से हैं। और यहाँ पर लोगों ने, जो आप ये लकड़ियां देख रहे हैं, पौधे, इनके जरिए अपने खेतों की बाउंड्री कर रखी है, यानी कि उन्हें पता होता है कि उनकी हद कहाँ है। लेकिन जिस तरीके का पानी यहाँ पर भरा है, जिस तरह की बाढ़ आई है, वहां पर लोगों के लिए अब आने वाले समय में खाने का इंतजाम क्या होगा, लोग कैसे जिएंगे, क्योंकि अभी तो खुद को बचा लेने की जद्दोजहद है ही है, लेकिन साथ ही साथ जब भविष्य में यहाँ से पानी उतरेगा और लोगों के पास खुद के लिए अनाज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद अनाज उगाकर खाते हैं और उसे बेचते भी हैं, तो ऐसे में वो आगे कैसे जाएंगे। और ये चावल के खेत हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में, असम में सबसे ज्यादा जो है वो चावल की खेती होती है। इसके अलावा चाय के भी बागान होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गांव के इलाके हैं यहाँ पर लोग जो है वो चावल की खेती करते हैं। और काफी गहरा ये इलाका, आप देखिए, ये जो आप यहाँ पर छोटे छोटे पौधे, पेड़ दूबेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर कम से कम अभी भी 5-5, 6-6 फीट गहरा पानी जो है वो है, यानी कि एक औसत आदमी जो है इस पानी में अभी भी डूब सकता है। गांव वाले अब किसी तरह से नाव चलाकर यहाँ से निकलने की कोशिश किए। उन्होंने अपने मवेशियों को, अपने घर वालों को कहीं दूसरे इलाके में पहुंचा दिया, किसी ने अपनी छतों पर रख दिया, लेकिन लोग फंसे हैं, परेशान हैं, सड़कों पर जी रहे हैं, रेल की पटरियों पर जीवन व्यापन कर रहे हैं। और यही स्थिति देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको वनस्पतियां पूरी डूबी हुई नजर आएंगी। नागालैंड से आए फ्लैश फ्लड के बाद असम के 4 जिले पूरी तरह पानी में डूबे। राज्य में अब भी लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब आपको असम के शिवसागर जिले के एक गांव की तस्वीर दिखाते हैं। हाल देखिए वहां, यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की मुसीबतें अब भी बरकरार। देखिए, अभी हम यहाँ पर जिस गांव से गुजर रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह के हालात हैं। ये गांव के अंदर का हिस्सा का इलाका है। वहाँ पर तमाम जो छोटे बच्चे हैं वो इधर ही से गुजर रहे हैं। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। उनकी कॉपी किताब, उनके सामान, उनका सब कुछ जो है वो यहाँ पर डूबा हुआ पड़ा है। और लोग इसी वजह से यहाँ पर परेशान हैं कि आखिर कैसे अपनी जान बचाएं। और यहाँ पर हर जगह चूंकि लोग अपने तरीके से यहाँ से बच निकले, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादातर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो बोट्स हैं, जो उनके राफ्ट्स हैं, वो नहीं नजर आएंगे। लेकिन गाँव वालों के इस देसी जुगाड़ के जरिए हम आप तक कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएं और बताएं कि कैसे इस पूरे इलाके में फिलहाल बाढ़ की वजह से हालात कैसे बने हुए हैं। पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को ऐसे ही धोखेबाज नहीं कहा जाता। वो आतंकी बनाता है, उनका इस्तेमाल करता है, और जब आतंक का नाग उसे ही डसता है तो वो खींचकर दुनिया के सामने खुद अपनी ही पोल पट्टी खोलने लग जाता है। पाकिस्तान में शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद अपने ही मुल्क में उनको लानत मलानत भेजी जा रही है। ये रिपोर्ट में देखिए। पीके हैं, लूजर हैं, न जाने कौन सा नशा करते हैं, वगैरह वगैरह आक्रोश से भरे बयानों की एक बाढ़ सी है।
यकीन मानिए पाकिस्तान में एक अजब गजब सा सीन है और इसके पीछे मुनीर गैंग का दर्द मुजाहिदीन है। राणा सनाउल्लाह ने पाकिस्तान के आतंक चरित्र की पोल क्या खोली, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कहा यही जा रहा है कि कम अक्ल बोलने से पहले कुछ सोच विचार ही कर लेता, इस तरह इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क को रुसवा तो न करता। असल में कश्मीरियों को लेकर राणा सनाउल्लाह का ये बयान इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान आतंक की फसल तो तैयार करता ही है, मतलब निकल जाने के बाद उन्हें पहचानता तक नहीं। वैसे कश्मीरियों को लेकर राणा सनाउल्लाह का ये बयान वहां कुछ न कर पाने और पीओजेके के लोगों के हौसले के सामने सरेंडर की खींच को भी बयां कर रहा है। पीओजेके में मुनीर आर्मी के तमाम दमन चक्र के बावजूद आजादी की तहरीक सुनामी की तरह बढ़ रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही है, बेकसूरों का लहू बहाया जा रहा है। मुनीर के स्नाइपर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन जन सैलाब ने मानो पाकिस्तान से अलग होने के खिलाफ सर पर कफन बांध लिया है। तरफ कश्मीरी हर रोज शहादतें देकर हर रोज पाकिस्तान से अपनी आज़ादी का नया चैप्टर लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके को आज़ाद कश्मीर कहने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान उन्हें आतंकी साबित करने पर तुले हैं। शहबाज के मंत्री राणा सनाउल्लाह खान और ख्वाजा आसिफ लगातार कश्मीरियों को भारत की तरह दुश्मन करार देकर अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता के सबूत दे रहे हैं, जिसे लेकर खुद पाकिस्तान में नाराजगी है।